तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 14.1। ओके, हमने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब ना स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में एक मिस्टेक हो गया था, तो वो मैं आपको भी बता दे रही हूँ क्या मिस्टेक हुआ था। तो देखो, जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हमने 6 देखा था, पर टोटल 6 नहीं होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होता है। ओके, अब वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ओके, तो पहले तो तीनों में हेड आ सकता है, राइट, फिर तीनों में टेल आ सकता है, ओके, फिर हेड हेड टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, ओके, और फिर हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है। अब इससे आगे और कुछ नहीं आपका बनेगा, ठीक है। तो जब आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हो तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में 6 बताया था, 6 नहीं है, क्या है, 8 है। ओके, यानी कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना होगा? 8 होगा। ओके, तो बस ये एक छोटा सा मिस्टेक था, होप आप इसको भी क्लियर कर लेना। ओके, अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 14.1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी है, 5 स्टेटमेंट्स दिया गया है, हमको इसको कंप्लीट करना है, यानी कि सिंपल ये एक तरीका क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखो, ये आप मतलब पढ़ के आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप ये तुरंत इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट में क्या दिया है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। इसमें क्या बोला है कि जो इवेंट हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी और जो इवेंट नहीं हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा। अब मैंने आपको बताया है कि अगर जो प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हुई होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, राइट, यानी कि पी ई आ जाएगा। और जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ई डैश बोलते हैं, राइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई डैश। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो किसके बराबर होता है? अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? तो 1 के बराबर होता है। ओके, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है, यानी कि इसका आंसर क्या है, हमारा 1 है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड में क्या दिया, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। मतलब कि ऐसा इवेंट जो हुआ ही नहीं है। अब जो हुआ ही नहीं है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा? अभी हमको पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था कि ऐसा कोई इवेंट जो हुआ ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो 0 होता है। और वैसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? तो इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। अब आपको समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी कि ऐसे इवेंट जो है वो होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा होगा, तो वो कौन तो कितना होगा, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा? तो 1 होता है, राइट, और उसको हम क्या बोलते हैं? तो श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योर। आप श्योर इवेंट भी बोल सकते हो और सर्टेन इवेंट भी उसको बोलते हैं, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। मैं दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ, तो आप ये याद रखना कि श्योर इवेंट को हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ओके, तो श्योर इवेंट का मतलब भी क्या होता है कि ऐसे इवेंट जो हमेशा होते हैं उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1, और उस प्रोबेबिलिटी को, उस इवेंट को क्या बोलेंगे? तो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट भी हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ में, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। अब इसमें क्या बोला, देखो, सम मतलब तो प्लस करना, किसका प्लस करना? प्रोबेबिलिटीज का, ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। अब एलिमेंट्री अगर नहीं रहेगा तो आप समझ में आया था आपको कि ऑफ ऑल द इवेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्री का मतलब सिंपल क्या होता है कि देखो, एलिमेंट्री का मतलब है ना, अब आपने 3 कॉइन उछाला तो अब हर एक का जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। यानी कि आप क्या करोगे? हर एक का निकालोगे।
सपोज आपका डाइस है, राइट, तो डाइस में कितना नंबर रहता है, मैं इसको रफ करती हूँ। डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप इसमें हर एक का प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। यानी कि आप हर एक का क्या निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलोगे। अगर सपोज एग्जांपल, अगर सपोज आपको बोला है सिर्फ इवन नंबर का निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सिर्फ इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तब इवन नंबर तो हमारा क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे हमें 3 का साथ में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, तो इसको आप एलिमेंट्री नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब समझ में आया एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट मतलब सिंपल होता है कि आप हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर हम जितने भी इवेंट है उनको प्लस कर देंगे तो किसके बराबर होगा। अभी हमने किया था, राइट, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, कॉम्प्लीमेंट्री में शायद नहीं किया था, पर हमने किया था कि अगर देखो, अगर सपोज आपने कॉइन उछाला, ठीक है, आपने क्या कॉइन टॉस किया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो अगर आप इसके प्रोबेबिलिटी और इसके प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हो तो हमेशा किसके बराबर रहेगा, तो 1 के बराबर रहेगा। यानी कि कोई भी इवेंट हो, ठीक है, अगर आप सारे इवेंट को, हर एक इवेंट को अगर आप प्लस करते हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 1 है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है वो किससे बड़ा और बराबर होता है, ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, तो हम 0 से, राइट, 0 से छोटा नहीं होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और किससे छोटा होगा और बराबर होगा उसके, तो 1 के। ओके, बस आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, Which of the following experiments have equally likely outcomes explain। अब इसमें हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स का इक्वली लाइकली आउटकम्स है और वो क्यों है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब आपको लग रहा है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है। देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या होता है कि वो इवेंट जिनके जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि आप कॉइन का देख लो, अगर हम कॉइन उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/2। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इक्वली है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इन एक्सपेरिमेंट्स में कौन से एक्सपेरिमेंट का इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब जिसका नहीं होगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, जिसका होगा तो वो तो है ही ऑलरेडी, है ना। तब देखो फर्स्ट में क्या बोला है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है क्या ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो आप लोग को लग रहा होगा यस मैम है, कार स्टार्ट होगी नहीं होगी तो दोनों का सेम होगा, लेकिन बच्चा ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में किसके ऊपर, ड्राइवर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये, अभी सिंपल समझो, देखो अगर ड्राइवर को कार चलाने आती है तो एक बार हम बोल सकते हैं कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर ड्राइवर को कार चलाने आते ही नहीं है और उसको गाड़ी पकड़ा देंगे तो क्या वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। यानी इसका सिंपल आंसर क्या बनेगा कि वो कार नहीं चला पाएगा। समझ में आया आपको, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट में जो हमारा प्रोबेबिलिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर ड्राइवर की एबिलिटी, अगर उसको चलाने आता है तो हम बोल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, पर अगर उसको कार चलाने ही नहीं आता है तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती है। ओके, तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या है, इसका हमारा सिंपल आंसर है इट इज़ नॉट एन इक्वली likely outcomes। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ड्राइवर्स एबिलिटी, ड्राइवर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो आउटकम्स बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन, यहीं पे लिख देती हूँ,
ड्राइवर्स एबिलिटी। ओके, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड में देखो क्या दिया है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। अब एक प्लेयर है, उसको बास्केटबॉल शूट करना है। ओके, बास्केटबॉल बास्केट में डालना है। तो ही शी, अब वो लड़का लड़की जो भी हो, शूट्स और मिसेस द शॉट। अब वो शूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें बोला है। तो इसमें भी देखो सेम, इसमें भी किसके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लेयर के ऊपर कि वो शूट, अगर देखो अगर उसको शूट करने ही नहीं आएगा तो क्या वो शूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि इसका आंसर भी सेम फर्स्ट के ऐसा ही है, बस खाली हमको ड्राइवर के बदले क्या लिखना है, प्लेयर्स एबिलिटी। ओके, बस सेम लिख दो। तो इट इज नॉट एन इक्वली likely outcomes because it is depend on players ability। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अब एक ट्रायल है, ठीक है, उसमें ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। अब आपने आंसर दे दिया, अब इसमें क्या पूछा है, किसका प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका जो आंसर है वो राइट हो भी सकता है या रॉन्ग हो सकता है, दोनों में से वो एक हो सकता है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी बन सकता है, यस बन सकता है। आपने आंसर दे दिया ना। अब सपोज आप गए एग्जाम में, आपने टेस्ट लिखा, अब वो राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब ये आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी बन सकता है। ओके, यानी कि ये हमारा क्या है, इसका हमारा प्रोबेबिलिटी बन सकता है, मतलब ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इसका आप रीज़न नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जिसका नहीं था उसका हमने रीज़न दे दिया, ठीक है, इसका नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। अब बेबी पैदा हो गया, ठीक है, बेबी पैदा हो गया। अब हम अंदर से लगा सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। ओके, तो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या बोला है, फुटबॉल गेम में गेम खेलने से पहले जो एम्पायर होते हैं, ठीक है, वो पहले क्या करते हैं, टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। और अगर सपोज कॉइन में आ गया हेड, जिस टीम ने हेड बोला होगा, तो वो जो बॉल है, फुटबॉल का जो बॉल है, वो उस टीम के पास चले जाएगा और वो गेम स्टार्ट कर सकते हैं। ये उनके पास क्या आ जाता है, तो पावर आ जाता है, राइट। तो इसमें क्या बोला है, इसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि अगर कॉइन उछालते हैं, जिस टीम ने अगर हेड आया और जिस टीम ने हेड बोला है, तो उसके पास पावर आ जाती है चूज़ करने की कि उनको बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है, ठीक है। तो वही इसमें वो पूछा है कि वो कॉइन टॉस करने को फेयर वे रास्ता क्यों बताया गया है, ठीक है, मतलब कि फेयर तरीके का रास्ता क्यों बताया गया है। तो क्यों बताया गया है, तो सिंपल देखो, अब दो टीम के बीच में हो रहा है गेम, तो अब कॉइन क्यों उछालेंगे, कॉइन में भी हेड टेल आ सकता है, और उसमें क्या होता है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, यानी कि दोनों में सेम आता है, दोनों में पॉसिबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है, इसके लिए। ओके, समझ में आया आपको, इसलिए इसको फेयर माना जाता है। तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, सिंपल, आपको पहले तो क्वेश्चन से लिखना है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन इज considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning
ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो इतना हमने क्वेश्चन में से लिखा। अब आगे क्या लिखोगे, देखो बिकॉज क्यों फेयर वे है, बिकॉज नंबर ऑफ, क्योंकि देखो बिकॉज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ कॉइन क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है, और वहाँ पे टीम भी 2 ही होती है, तो इसके लिए ये हमारा क्या होता है, लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, इसलिए इसको फेयर तरीका माना जाता है। ठीक है, तो बिकॉज नंबर ऑफ possible outcomes of coin are 2, head or tail, which are equally likely outcomes। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, आगे हमारा आंसर होप समझ में आया। तो ये हो गया। अब आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि इसमें से हमने को 4 ऑप्शन दिया, या एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया, हमको बताना है इसमें से कौन सा एक प्रोबेबिलिटी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है, हुआ ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमको पता है कि कौन सी चीज़ मतलब कौन से इवेंट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकते हैं। वो इवेंट जो 0 से, देखो पहले तो वो इवेंट जो 0 से ज़्यादा है और बराबर है। ठीक है, किससे, प्रोबेबिलिटी से। जो इवेंट 0 से बड़े हैं और बराबर है, और वो इवेंट जो 1 से छोटे हैं और बराबर है, तो इनको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता है, जो 0 से छोटा है और जो 1 से बड़ा है। ठीक है, अब 0 से छोटा, अब देखो यहाँ पे 2/3 तो हम पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करो 3 से, तो यहाँ पे तो अपना पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 6 जा 18। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आएगा, 0, यानी कि 0.6 ऐसा आपका 66 आते जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 0.66 है, ये 0 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो ये 0 से बड़ा है, राइट। तो यानी पहला वाला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कब होता है, जब 0 जो प्रोबेबिलिटी है, जो इवेंट है, जो 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है। तो ये 0.66 क्या है, 0 से बड़ा है। ओके, सेकेंड तो क्या देखो, नेगेटिव में, नेगेटिव यानी कि माइनस। अब ये तो 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ, यानी कि यही वाला क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है, राइट। हमारा आंसर क्या नेगेटिव है ना, तो ये आंसर है। पर हम ये दोनों का भी देख लेते हैं। अब देखो 0.7 में 0 से क्या है, बड़ा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। अब 15% यानी कि 15 है, 15% यानी कि 15 डिवाइड बाई 100, राइट। तो 2 0 है, ऊपर 2 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो अब ये भी क्या है, हमारा 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये 3 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है, तो -1.5 के नेगेटिव में है। और हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले मैं ये रब कर देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया स्टूडेंट्स, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया है, कितना दिया, 0.05। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी नॉट ई हमें फाइंड करना है। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमको फाइंड करना है। तो देखो सिंपल से, तो बहुत ही ईजी हमने किया हुआ है। पी ई हमको दिया है, कितना दिया है, 0.05। हमको क्या फाइंड करना है, पी ई डैश फाइंड करना है। डैश मतलब क्या होता है, नॉट एन इवेंट, है ना। तो अब कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल 1 में से हम माइनस कर देंगे ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना है, 0.05। अब जो आंसर आया आ जाएगा वो आंसर माइनस करके, राइट। तो देखो पॉइंट है, तो 1 में पॉइंट है नहीं, तो वो पॉइंट के पहले ही आता है, राइट। फिर यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है, 0, पॉइंट के बाद क्या है, 0.5। ऊपर कुछ 0 आ जाएगा, माइनस कर दो, 10 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 से 0 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 कितना आया, 0.95। तो आगे हमारा आंसर, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज कितना आया, 0.95।
तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।